एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरबीएस विजार्ड। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का जो कि हमारा चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस पार्ट नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, डिकम्पोजिशन, डबल कंपोजिशन हमने सब पढ़ लिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ ली थी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ ली थी। अब आ जाते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन पे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। हमें ज्यादा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जिससे हमारे मार्क्स आएंगे। समझ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो। आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे आप खुद समझ जाओगे, प्रीवियस से उठा के देख लेना, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको 2 लाइनें हर जगह लिखनी है। द रिएक्शन इन विच लिखना है, वो आपने लिख दिया है। द रिएक्शन इन विच, एक रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ टेक प्लेस होते हैं। एक साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन, दोनों एक साथ होंगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होंगी। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ होंगी। समझ रहे हो? तो द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगी, आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? तो अब इसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स लेनी है। समझ रहे हो? ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। समझ रहे हो? तो इसको हम पहले मैंने कहा था कि बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंसिंग पे ध्यान देना है। तो बैलेंस, ये इक्वेशन हम चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जिंक हो गया हमारा बैलेंस। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ये भी बैलेंस है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो ये चेक करने के लिए हम पहले निकालेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकालेंगे। हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे, जिंक की निकालेंगे और इन सब के निकाल के देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, तुम्हें इसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रखने का मतलब नहीं है, तुम्हें केवल इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। क्या होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। ठीक है, तो अब हम जिंक के लिए निकालेंगे। समझ रहे हो? अब जैसे तुमने पहले इक्वेशन सॉल्व करी होंगी मैथ्स में 9th क्लास में, या फिर अभी आगे भी सॉल्व करोगे, तो देखो उसमें क्या करना है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है पूरे ऊपर, तो हम इसका इक्वल टू में क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई चार्ज नहीं मिल रहा है। कोई चार्ज नहीं तो दिख रहा है, तो मैं ऐसे +2 +3 या -2 -3 ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 0 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो हमने 0 कंसीडर कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन की आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। क्लियर? तो अब देखो, जिंक की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और ऑक्सीजन की हमें पता है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जिंक के लिए रख लेंगे यहाँ x, जिंक की हमें निकालनी है तो उसकी जगह रख लिया हमने x, ऑक्सीजन की हमें पता है तो उसकी जगह क्या लिख लेंगे? -2। तो अब x इधर रख लेंगे और -2 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये +2। तो हमें पता चल गया जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। क्लियर है? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गया है कि +2 है। ठीक है, अब देखें कार्बन की। कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है। जिंक के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? 0। समझ रहे हो? 0 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन पे। तो हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट याद है -2 होती है। कार्बन की निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लिख लेंगे 0, क्योंकि आगे कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, 0 लिख लिया। कार्बन की निकालने तो यहाँ लगा दो x प्लस -2 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, पता है आपको। तो यहाँ लिख लोगे तुम x = +2, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन की स्टेट भी आ गई है +2। क्लियर? अब देखो आगे आते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना क्लियर हो गया आपको? नीचे की भी निकाल के देख लेते हैं, हम हाथों हाथ नीचे की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। एक सेकंड, देखो निकालना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नीचे वाली रिएक्शन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं एक बार। ध्यान से देखना, हम कोई इसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं लेंगे,
इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है ये चीज़, बस आपको पता चल जाए कैसे किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हम इस वाले के लिए निकाल के देखेंगे MnO2 के लिए। हमें याद है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हम साइड में लिख लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। क्लियर? चलो लिख लिया। अब निकालेंगे इसके लिए। चार्ज कोई गिवन नहीं है तो क्या ले लेंगे, इक्वल टू में 0 ले लिया। Mn के लिए क्या लेंगे, x, क्योंकि Mn की हमें फाइंड करनी है तो लिख लिया x। ऑक्सीजन की हमें याद है क्या होती है, -2, तो क्या ले लेंगे प्लस। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो क्या ले लेंगे 2 यहाँ ले लेंगे, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अंदर ले लेंगे -2। क्लियर हुआ? क्या करा, ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसलिए 0 ले लिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें -2 होती है, ये 2 टाइम्स ऑक्सीजन O2 होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला तो O2 होता है तो इसलिए 2 ले लिया यहाँ, और Mn की निकाली तो उसके लिए हमने x ले लिया है। क्लियर? तो अब देखो इस आगे के 3 से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, इसकी नंबर ऑफ मोल्स है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इस चीज से मतलब है। ठीक है, क्या करेंगे अब x लिख लिया, 2 2 से क्या होता है -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा +4। क्लियर? तो हमें पता चल गया Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है +4, तो यहाँ लिख लेंगे +4। ठीक है, ऐसे हम एल्यूमिनियम की देख लेंगे। एल्यूमिनियम के ऊपर यहाँ कोई चार्ज नहीं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, क्लियर? चलो अब Mn3 की देख लेंगे। Mn के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी 0। अगर इसके ऊपर +2 लगा रहता तो कोई मतलब नहीं था निकालने का, क्योंकि अब यहाँ गिवन नहीं है तो इसलिए हम क्या निकाल लेंगे 0 लगा लेंगे। जैसे ही इसके ऊपर कुछ गिवन नहीं था इसलिए हमने इक्वल टू में 0 ले लिया था। समझ रहे हो? ओके, अब Al2O3 की बात करेंगे। Al2O3 के लिए क्या होगा, देख लो, इक्वल टू में तो तुम 0 लिख लोगे क्योंकि ऊपर कोई गिवन चार्ज नहीं है, 0 लिख लिया तुमने। अब Al2 की बात करेंगे, Al2O3 की बात करेंगे। Al2O3 के लिए क्या लिख लोगे तुम, 2 लिख लोगे, क्योंकि कितने Al2 कितना है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2 है, Al के एल्यूमिनियम के 2 है, तो क्या लिख लेंगे तुम, यहाँ पे लिख लोगे अब x। एल्यूमिनियम की जगह क्या लिख लोगे, x लिख लोगे, और बाकी ये 2 जितना है ये 2 तुमने यहाँ लिख लिया। अब लगाओगे यहाँ पे प्लस का निशान, एक सेकंड, यहाँ तुमने लगा लिया प्लस का निशान। अब ऑक्सीजन कितना है तुम्हारे पास 3 लिख लिया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें -2 होती है, तो यहाँ क्या लिख लिया तुमने -2 इक्वल टू 0 लगा लिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 3 जा 6 -6 इक्वल टू 0, तो 2x, ये -6 इधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो x इक्वल टू 6/2, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। तो हम पता चल गया एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो गई +3। क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं कैसे पता चलेगा हमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें ये चीज तो याद ही होगी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी इससे पहले वाले लेक्चर में। ऑक्सीडेशन के लिए क्या बताई थी मैंने, देखना अभी। ऑक्सीडेशन के लिए बताई थी मैंने आपको, ऑक्सीडेशन के लिए बताई थी ऑयल, बताई थी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है ऑक्सीडेशन में, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। अब देखो ऑक्सीडेशन में लॉस इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है। तुम ये चीज जानते हो, अगर +2 लिखा हुआ हो तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, याद है तुम्हें? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो ये +2 से 0 हो रहा है तो तुम्हें क्या लग रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लग ही रहा होगा तुम्हें जनरली। चलो इसको भी मत मानो, तुम ऐसे ही देख लो डायरेक्टली। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इंक्रीज होना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इंक्रीज। तो देख लो ऑक्सीडेशन में +2 से 0 जा रहा है, Zn +2 से 0 जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज रिडक्ट हो रही है। समझ रहे हो? तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट ले लेंगे रिडक्शन के रूप में। अब देखो ये 0 से कन्वर्ट हो रहा है, ये 0 से जा रहा है +2 में, तो इसके लिए क्या हो रहा होगा, 0 से +2 कुछ बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर? इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब देखो नीचे वाले में देख लो, ये +4 से जा रहा है 0 में, +4 से 0 में जा रहा है तो क्या होना चाहिए, इसका कम हो रहा है ना, +4 से 0 में जा रहा है तो इसके लिए क्या लिख लेंगे हम, रिडक्शन। ठीक है, और ये देखो 0 से +3 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालना, पहले तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेनी है, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
समझ में आ गया तुम्हें इनको कैसे करना है? ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे पढ़ते हैं हम। रिडॉक्स रिएक्शन हमारा यहीं पर ओवर हो गया है। ओके चलो, रिएक्शन क्या होती है? देखो यार ये ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आते भी नहीं है, बट फिर भी आप समझ लो, आपको याद तो होना चाहिए यार। अगर 1 मार्क्स में आ जाए, एमसीक्यू में आ जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप टिक लगा के आ जाओ। ठीक है चलो, अब इसको समझते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन से क्या समझते हो आप? न्यूट्रल से कुछ भी नहीं, न्यूट्रल का मतलब जीरो, शून्य, कुछ भी नहीं होना, नो इफेक्ट न्यूट्रल का मतलब। ठीक है, समझते हो ना न्यूट्रल का मतलब? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बिल्कुल शून्य, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं होना, न्यूट्रल एकदम नॉर्मल। ठीक है, तो अब न्यूट्रलाइजेशन समझते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन क्या होती है? मैंने आपको कहा था कि ये लाइन तो आपको हर रिएक्शन की डेफिनेशन में लिखनी है। द रिएक्शन इन विच, हर डेफिनेशन की स्टार्टिंग में आपको ये चीज तो लिखनी ही है। अब क्या होगा? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद, एसिड रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा विद इक्वल अमाउंट ऑफ बेस, बराबर अमाउंट होगा बेस का, इक्वल अमाउंट ऑफ बेस, मतलब जितना एसिड होगा, जितना हमारा एसिड होगा उतना ही हमारा क्या होगा? बेस। अब देखो एसिड और बेस लेने का मतलब क्या होगा? एसिड की जो एसिडिटी होगी, समझ रहे हो? एसिड जितना एसिडिक होगा उतना ही बेस, उतना बेसिसिटी होगी बेस की, उतना ही बेस ज्यादा होगा उसका। समझ रहे हो? तो क्या करेगा बेस? क्या करेगा बेस? एसिड की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे हो? उसको क्या कर देगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब जितना एसिड होगा आपका उतना ही बेस होगा। तो अब क्या होगा? अगर दोनों इक्वल अमाउंट में, अगर जितना एसिड है उतना ही हम बेस डाल, ओके, तो जितना अमाउंट ऑफ आपका एसिड होगा उतना ही अमाउंट ऑफ आपका बेस होगा। जितना आपने एसिड लिया है उतना बेस लोगे तो क्या होगा? दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। समझ रहे हो? एसिड का मतलब क्या होता है? H+। ठीक है, एसिड का मतलब होता है उसमें उतने ही H+ आयन है, और बेस का मतलब क्या होगा? OH-। अब जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। समझ रहे हो? जितने प्लस रहेंगे, अगर मान लो एसिड के अंदर 2H+ है और हमने मान लो 2 ही OH ले ली है, तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल। कैंसिल कर देगा ना प्लस माइनस को। समझ रहे हो? माइनस प्लस को कैंसिल कर देगा तो क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो को क्या कहते हैं हम? न्यूट्रल। क्लियर हो गया आपको? अब तो हो गया होगा आपको क्लियर। ओके चलो, तो क्लियर हो गया आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं हम एक बार, एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप जानते होंगे HCl क्या है? HCl एक एसिड है। NaOH क्या है? NaOH एक बेस है। एसिड ले लिया, बेस ले लिया, अब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसको हम आगे कवर कर लेते हैं। देखो, द रिएक्शन इन विच इक्वल अमाउंट ऑफ, इन विच एसिड रिएक्ट विद इक्वल अमाउंट ऑफ बेस, एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? इक्वल अमाउंट ऑफ बेस के साथ। ठीक है, एंड गिव्स सॉल्यूशन, क्या देता है फिर हमें? सॉल्यूशन देता है। किसका? सॉल्ट एंड वाटर का। सॉल्ट एंड वाटर का क्या देता है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो हमने एक एसिड ले लिया है, HCl एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH एक बेस ले लिया है। क्लियर? अब हम इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, आपस में रिएक्ट कराए तो क्या मिला हमें? NaCl। NaCl आप लोग जानते होंगे सॉल्ट होता है, जानते होंगे NaCl क्या होता है? एक सॉल्ट। तो आपको क्या मिल रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। तो ये हम क्लियर कर लेते हैं एक बार और। द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद इक्वल अमाउंट ऑफ बेस, बेस क्या है? NaOH, एंड गिव्स सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और फिर क्या दे रहा है? सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्ट। NaCl एक सॉल्ट होता है और वाटर H2 एक वाटर। ठीक है, तो किसका सॉल्यूशन दे रहा है? ये सॉल्ट एंड वाटर का। क्लियर इतना आपको? चलो, न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन में एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा दूं क्या होता है। जितना हम एसिड लेंगे उतना ही हम बेस लेंगे, और दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड ले लिया, बेस ले लिया, सॉल्ट एंड वाटर मिल गया। क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की होती है सिंपल लैंग्वेज में अपन समझे तो। क्लियर है? अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? आपको याद है मैंने इससे पहले जो लेक्चर सेकंड लिया था उसमें मैंने आपको एक बताया था ऑक्सीडेशन के लिए क्या बताया था? ऑयल एक बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, ऑयल एंड रिग, ऑयल रिग। ठीक है, ऑयल रिग मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो। अब सुनो, ऑयल रिग का मतलब क्या था?
ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, तो इसके लिए क्या लिखा था हमने, RIG, रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है इसमें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, G से समझ जाना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और L से समझ जाना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, O से समझ जाना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, R से समझ जाना रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सुनो देखो, इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, E लगा के इसके ऊपर माइनस लगा देंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन को अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, OXD, इसके ऊपर लगा दोगे N, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन लिखने का शॉर्ट RED, इसके ऊपर लगा दोगे N, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो। वैसे शॉर्ट में लिखना यहाँ रहता है, यहाँ कभी आपकी जगह कम पड़ जाए तो शॉर्ट में आप लिख के बता सकते हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन में यूज मत करना, डेफिनेशन में पूरा लिख के आना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्लियर है। चलो ये तो हो गई अलग बात, इसको तो हटाओ, बात यहाँ आप आ जाते हैं, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो समझो, द सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, मतलब लॉस कर देगा, दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देगा, क्या कर देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे दिए उसने इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर हो गया। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, देने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, समझ रहे हो। तो द सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है, गेन करता है, उसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो इसमें हाइलाइटेड वर्ड क्या है, सब्सटेंस विच लॉस इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। रिड्यूसिंग में क्या होगा, सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, और जो दे देगा, दान कर देगा, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग, समझ गए। तो ये ऑयल रिग, इसको याद करने की ट्रिक है, क्लियर। अब देखो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने दोनों के लिए एक ही एग्जांपल लिया है, बट इसमें मैंने बता दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, दोनों को अलग अलग क्लियरिफाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, समझो। Cu2+ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, Mg की बात कर रहे हैं। अब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वैलेंसी निकालना तो सीखा होगा आपने, वैलेंसी निकालना सीखा होगा, तो आप मैग्नीशियम की बात करेंगे, Mg की। Mg में क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है +2, तो +2 का मतलब क्या होता है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कम है। +2 का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, समझ गए। +2 का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम, तो उसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिया है, समझ रहे हो। उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, दान, तब दान करोगे तो भी तो कम होगा आपके पास, तो उसने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिया है, दे दिया है किसी को, तो ये क्या हो जाएगा, Mg, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो। आ जाओ इस पे, आ जाओ भाई, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है Cu जो है, Cu2+ gives Cu। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, ये क्या कर रहा है, 2+ का मतलब क्या होता है, कम है इलेक्ट्रॉन्स, और कम से ये कर रहा है 0 पे, यहाँ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये देखो, ये इसका क्या है, आयन, ये इसका एटम है, ये इसका एटम है और ये आयन है, एटम बड़ा होता है आयन से, समझ रहे हो। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो इसके पास 2 कम थे, यहाँ किसकी नीड फुलफिल हो गई है, हो रही है। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तब जाके तो Cu में बन रहा है, ये गेन कर लिया ना इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, समझ रहे हो, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके Cu बना लिया है। यहाँ Mg था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दिए थे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 2+ लिखा है तो उसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना दिया है। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और देने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। एक बार और पूरा फटाफट से समझ लेते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जितना एसिड लोगे उतना बेस लोगे, ले लिया, जितना एसिड उतना बेस, क्या कर देंगे, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएंगे, वो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सब्सटेंस जिसने, वो सब्सटेंस जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान कर देता है, लॉस कर देता है, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने नहीं, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना अच्छे से हो सके
ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। वो रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक। एंडो मतलब क्या? एंडो का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, एंडो अंदर लेना, एब्जॉर्ब करना। क्लियर? देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। नेक्स्ट ले लेंगे हम एक रिएक्शन ले लेंगे, इक्वेशन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट। कैल्शियम कार्बोनेट हीट क्या ले रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, अब देखना है ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, इसकी बैलेंसिंग करके देखते हैं। आपको समझ में तो आ गया ना, एंडोथर्मिक मतलब क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो इसने क्या करा? हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, हीट को लिया इसने अंदर, देन क्या दिया इसने? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम चेक करेंगे, Ca का एक है, यहाँ भी एक है, C एक है, यहाँ भी एक है कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ 1 2 3। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है, हर रिएक्शन को बैलेंस कंडीशन में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट चलो पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज्ड हो रही है। एंड एक्सो मतलब बाहर निकालना, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकालना। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज्ड हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट ले लेंगे हम इसका एग्जांपल। एक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड गिव्स H2 प्लस हीट। हीट क्या दी है इसने? रिलीज करी है, हीट रिलीज करी है। यहाँ हीट क्या करी थी इसने? एब्जॉर्ब। तो एंडो का मतलब अंदर लेना, एक्सो का मतलब बाहर देना। समझ गए? हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को रिलीज करना। इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। C1 है, C1 है, क्लियर। 2H2O 2H2O, ये भी H2O2 हो गया, H2O2H2O, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट हो जाएगा कोरोजन। क्या होता है? कोरोजन होता है स्लोइंग ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस। धीरे धीरे किसका ईटिंग अप होना? मेटल सरफेस का ईटिंग अप मतलब खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होने लगती है ना चीज़ें, ठीक है। व्हेन केप्ट ओपनली फॉर लॉन्ग टाइम, किसी भी मेटल की सरफेस धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है जब हम उसको ओपन रख देते हैं, कहीं भी ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या होती है? उसकी सरफेस धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाती है। आपने भी देखा होगा लोहा धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। आपने देखा होगा चांदी, चांदी में ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है ना, महसूस करा होगा आपने। ओके, तो कोरोजन क्या होता है? द स्लोइंग ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस व्हेन केप्ट ओपनली फॉर लॉन्ग टाइम। ओपनली हम उसको खुला रखेंगे कितने टाइम के लिए? लॉन्ग, लंबे समय के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाएगी रस्टिंग। रस्टिंग भी कोरोजन की तरह ही है, पर रस्टिंग जब आयरन में जब कोरोजन लगता है, आयरन में जब कोरोजन होता है, जब जो प्रोसेस होती है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन के लिए केवल हम रस्टिंग यूज करते हैं। रस्टिंग किसके लिए आता है? सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन पे कोरोजन हो रहा, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन पर कोरोजन होना, उसको क्या बोलेंगे हम? रस्टिंग। उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है? हमें वाटर चाहिए होता है रस्टिंग के लिए। आपने देखा होगा कूलर में जंग लग जाता है तो उसके लिए वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन तो हम उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, समझ रहे हो? ऑक्सीजन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, H2O की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। 2Fe प्लस 2Fe, 2 आयरन के, 3/2 ऑफ O2 गिव्स प्लस H2O। उसके अंदर क्या मिला है? हमने वाटर मिलाया है। वाटर की और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो 3/2 ऑक्सीजन एंड गिव्स Fe2O3 डॉट H2O। अब देखो उसको बैलेंस देखना है। Fe2 2 बार इधर, 2 बार है, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ पे O2 3/2 क्यों लिया है? देखो यहाँ कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? 4 मॉलिक्यूल है। 3/2 उसको इसलिए लिया है, आपने पढ़ा होगा 3 2 जा 6, इसमें 2 प्लस करके हाफ करते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी। इस तरह से एक इक्वेशन होती है। एक सेकेंड, ऐसे, हाँ। अब देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 8।
करा होगा ना आपने, कभी इंटीजर्स आपने सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, ये 3 2 जा 6 मल्टी 3 2 जा 6, फिर इसमें क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ठीक है, 6 में 2 प्लस किए 8, फिर जो नीचे अपॉन में लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 2, तो ये आ जाएगा 4। तो 3/2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 4 O2 के मॉलिक्यूल है, एक O यहाँ है, एक O यहाँ है, 3 O यहाँ है, तो यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ भी ये 4 हो गए। इसको मैंने जैसे बताया वैसे सॉल्व करके देखो, ये 2 लिखा हुआ है, इसको देखो यहाँ पे देखो 3 पहले लिखा है 3/2, इस 2 को हम ले लेंगे यहाँ पे, पहले इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको इसमें क्या करोगे ऐड। ठीक है, तो आपने क्या करा 2 3 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, फिर जो अपॉन में है उसको वापस यहाँ लिख दो 2, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। क्लियर, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। रस्टिंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग क्या होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, या फिर उसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ टेक प्लेस होते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब इसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर क्या हो रहा है, इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला है, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का, एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का और रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन के लिए आपको यूज करना है ऑयल, ऑक्सीडेशन के लिए यूज करना है आपको ऑयल। और ऑयल क्या होता है, ऑयल होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन क्या होता है, रिग RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर हो गया आपको। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। कोरोजन के अंदर क्या होता है, जब हम मेटल को बहुत लंबे समय के लिए किसी भी बाहर रख देते हैं खुले एटमॉस्फेयर में, कैप्ट ओपनली फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, तो उसको कहेंगे कोरोजन। और रस्टिंग क्या होता है, कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन, आयरन के ऊपर कोरोजन लगने को हम कहेंगे रस्टिंग। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए रहता है और H2O चाहिए होता है। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रस्टिंग को रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है आयरन का और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक लिखी हुई है यहाँ, गैप PCO। जी से क्या होगा गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन होता है मतलब मेटल का, मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर किसी भी और मेटल की जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जिंक की किसी भी मेटल के ऊपर लेयर चढ़ा देने को हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम A से क्या हो जाएगा अलॉइंग। अलॉइंग मतलब किसी भी अलॉय मेटल, किसी भी मेटल, दो मेटल को मिला के जो तीसरा मेटल बनता है उसको कहेंगे हम अलॉय। दो मेटल को मिलाकर जब हम तीसरा मेटल बनाएंगे तो उसको कहेंगे हम अलॉय। ठीक है, तो अलॉय से भी रस्टिंग से बचा जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, अलॉय में दो मेटल्स को मिक्स करके तीसरा मेटल बनाते हैं। ठीक है, तो उस मेटल में क्या होता है रस्टिंग नहीं लगती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पेंटिंग। पेंटिंग में क्या होगा, पेंटिंग आप जानते हो हम क्यों करते हैं, जनरली रस्ट से बचाने के लिए। किसी भी लोहे की चीज़ पे हम कुछ भी लोहे का लाते हैं उसके ऊपर हम पेंट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, रस्टिंग से, जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए ऑयल एंड ग्रीसिंग। कई बार हम ऑयल भी लगाते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, फ्रिक्शन कम करने के लिए लगाते हैं। बाकी उससे क्या होता है, उससे होता है रस्टिंग भी नहीं लगती है किसी भी मेटल सरफेस पर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा शटर जो होते हैं, दुकान के जो शटर्स होते हैं, हम उनमें भी ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। क्यों, ताकि उनमें जंग ना लगे, ताकि वो अटके ना। ठीक है, ये भी हो गया। प्लास्टिक कोटिंग कर देते हैं, कई बार प्लास्टिक पेंट्स आते हैं, आपने सुना होगा, उनकी कोटिंग्स कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्रोम प्लेटिंग। क्रोम जो एक मेटल होता है उसकी भी प्लेटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे, इनको सबको याद रखने की है। गैप PCO। जी से गैल्वेनाइजेशन, A से अलॉइंग, P से प्लस पेंटिंग, P से प्लास्टिक कोटिंग, C से क्रोम प्लेटिंग, O से ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। क्लियर, तो यार ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ओके, तो हमारा ये लास्ट टॉपिक बचा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी होती है स्पॉइलिंग। चलो मैं एक बार रेंसिडिटी को आपको एक बार
लेमन भाषा में समझाती हूँ कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। कई बार होता है ना, आप पुराने नमकीन खाते हो तो आपको अजीब सा उसका टेस्ट आता है, उसके अंदर से अजीब सी स्मेल आती है, आप कहते हो कि यार इसमें तो तेल चढ़ गया है। तो एग्जैक्टली ये तेल चढ़ना ही रेंसिडिटी होती है। कई बार आप पुरानी दुकान पे जाते हो और लेस वगैरह खाते हो, कई बार आपको लेस में से भी अजीब सी स्मेल आती है, तेल पता अजीब सी ऑयलिंग होती है, उसमें अपन को हाथ लगा दे उसमें से अजीब सा ऑयल जैसा निकलता है। तो ये सब रेंसिडिटी होती है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का खराब हो जाना। स्पॉइलिंग मतलब खराब हो जाना। फूड विच मेक्स इट अनडिजायरेबल मतलब अजीब सा, अनडिजायरेबल मतलब बिल्कुल डिजायर नहीं करता हूँ, बिल्कुल कुछ अजीब सी चीज, ठीक है। फॉर कंजप्शन, अनडिजायरेबल जो सही नहीं होता है, अजीब होता है। फॉर कंजप्शन हमारे लेने के लिए, खाने के लिए, जो कंजप्शन को क्या कहेंगे हम, खाना, उस चीज को लेना। तो वो फूड जो खराब हो जाता है और हमारे कंजप्शन के लिए अनडिजायरेबल होता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा उसमें टेस्ट होता है, अनडिजायरेबल होता है बिल्कुल, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? रेंसिडिटी। फूड के खराब हो जाने को हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। जब फूड खराब हो जाता है, उसके अंदर ऑयलिंग वगैरह, स्मेलिंग, फ्रेगनेंस, अजीब सी, फ्रेगनेंस तो नहीं बोलेंगे, अजीब सी स्मेल आती है, तो उसको क्या कहेंगे हम? रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है? स्पॉइलिंग ऑफ फूड विच मेक फूड अनडिजायरेबल फॉर कंजप्शन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। क्लियर? नेक्स्ट लेंगे रेंसिडिटी चेंज द ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ फूड। रेंसिडिटी, अपन कई बार नमकीन खाते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, तो एग्जैक्टली रेंसिडिटी वही है। रेंसिडिटी चेंज ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ फूड। रेंसिडिटी क्या कर देती है? फूड का फ्लेवर चेंज कर देती है, उसकी ऑर्डर चेंज कर देती है, उसकी स्मेल, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे रेंसिडिटी कॉजेस अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट। उससे क्या होगा? अनप्लीजेंट सी, अजीब सी स्मेल आएगी और टेस्ट भी बहुत गंदा आएगा, ठीक है, अजीब सा टेस्ट आता है, ठीक है। तो रेंसिडिटी कौन से? अनप्लीजेंट मतलब अजीब, बिल्कुल अनडिजायरेबल, अजीब सा हो, कुछ गंदा सा, ठीक है। उसकी क्या हो जाएगी? स्मेलिंग होगी, उसका टेस्ट वैसा आएगा, ठीक है। क्लियर है ना? रेंसिडिटी का हो जाता है फूड का खराब हो जाना। अभी आप देखते हो कुछ टाइम बाद आपने नमकीन बनाए घर पे और आपको उसको 1-2 महीने बाद आप उसको खाते हो तो उसमें जी अजीब सी बदबू आने लग जाती है, उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, उसको तेल जैसा चढ़ जाता है उनमें। तो एग्जैक्टली रेंसिडिटी वही चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से प्रिवेंट होने के कौन से मेथड है? हम हमारे खाने को खराब होने से कैसे बचाएं, रेंसिडिटी से कैसे बचाएं, ठीक है। तो उसके मेथड्स हम देखेंगे। एंटीऑक्सीडेंट यूज करो, जो खाने को ऑक्सीडाइज ना करे, उसको अजीब सा मतलब ऑक्सीडाइज तेल जो होता है उसका ऑक्सीडाइज होकर वो तेला तेला सा हो जाता है, अजीब सा फ्लेवर आता है। तो एंटीऑक्सीडेंट यूज करो ताकि वो जो फूड है वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट होगा वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मतलब होता है कि उसके आपने मान लो कुछ चीज़ पैक करी, आपने पॉलिथीन में कुछ चीज़ पैक करी, उसके अंदर एयर रह जाती है। वैक्यूम का मतलब होता है उस एयर को भी हटा दो, बिल्कुल खाली, कुछ ना हो उसके अंदर, उसको कहेंगे हम वैक्यूम पैकिंग। क्लियर? नेक्स्ट अवॉइड सनलाइट। सनलाइट से अवॉइड करो। आपने देखा होगा कुछ शॉप्स के बाहर लेस बिल्कुल ऐसे लटके होते हैं धूप में, बिल्कुल धूप के कांटेक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उन लेस को मत खरीदा करो, वो अच्छे नहीं होते हैं खाने के लिए। तो नेक्स्ट है अवॉइड सनलाइट। उनको सनलाइट से बचाओ, तो वो क्या होगी? इसमें रेंसिडिटी नहीं होगी। सनलाइट से बचाओगे उनको तो उन पर रेंसिडिटी नहीं होगी, उनको सनलाइट से बचाना है, ठीक है। तो मेथड्स क्या हो जाएंगे? सनलाइट के अंदर उनको मत लाओ, वैक्यूम पैकिंग करो मतलब उसके अंदर एयर वेयर कुछ भी मत छोड़ो, बिल्कुल खाली हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एंटीऑक्सीडेंट यूज करो। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो खाने को ऑक्सीडाइज ना होने दे, खराब ना होने दे, ठीक है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेशन, फ्रिज के अंदर रखो। अब हर चीज़ तो फ्रिज के अंदर नहीं रख सकते, बट फ्रूटी वगैरह जो होती है, फ्रूटी को तो रेफ्रिजरेशन कर सकते हो ना, ठीक है, नहीं तो वो भी खराब हो जाएगी। उसमें से ही आपने देखा होगा कई बार पुरानी फ्रूटीज होती हैं जो शॉप पे मिलती हैं, उनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है ना। तो रेफ्रिजरेशन करो। नाइट्रोजन पैकिंग। अब जो आपके लेस के कुरकुरे के जो पैकेट्स आते हैं इनके अंदर एयर फिल नहीं होती है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिल होती है। जो आपका लेस कुरकुरे का पैकेट आता है उसके अंदर एयर नहीं फिल होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन फिल होती है। तो क्या करो? नाइट्रोजन पैकिंग करो, एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो। क्लियर? तो इसको आपको कैसे याद करना है? इसको याद करने की ट्रिक है आपके पास, अर्नव। ओके, अर्नव। ए का मतलब एंटीऑक्सीडेंट, हाँ एंटीऑक्सीडेंट, आर का मतलब रेफ्रिजरेशन, एन का मतलब नाइट्रोजन पैकिंग, ए का मतलब अवॉइड सनलाइट, वी का मतलब वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। तो आप इससे नहीं भूलोगे एक भी मेथड, ठीक है। और इससे पहले वाले में हमने यूज करा था गैप पीसीओ, ठीक है, गैप। तो ये किसके लिए? ये रेंसिडिटी के लिए, ये रेंसिडिटी के लिए, और ये है कोरोजन के लिए।
इससे क्या होगा कि आप एक भी मेथड भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखो, खाने को बचाना भी जरूरी है यार, तो उसके लिए ये सब मेथड्स यूज होंगे। कोरोजन से बचाने के लिए गैप पीसीओ मैंने बताया था, वो सब मेथड्स यूज होंगे, ठीक है। रेंसिडिटी आपको क्लियर है, फूड का खराब हो जाना, उसका अनडिजायरेबल, उसके अंदर से स्मेल आना, उसका टेस्ट अजीब सा हो जाना, उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। आप इसको याद रख लेना कि नमकीन हम नॉर्मली खाते हैं तो हम कहते हैं मैं तो तेल जड़ा हुआ है, तो उससे रेंसिडिटी के अंदर आता है। मेथड्स बता दिए मैंने आपको, इनको अच्छे से याद करना। और इस चैप्टर अब ये ओवर हो चुका है। इसके बाद हम 2 वीडियोस और लेंगे जिसके अंदर हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे और बैलेंसिंग करना सिखाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो, इजी चैप्टर है बहुत। ओके, सो बाय एंड हैव अ नाइस डे, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। ओके, सो बाय।